हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, कैसी चल रही है आपकी स्टडी? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए भाई, आज जो है हम लोग जो है समांतर श्रेणी के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के जो है गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के गुणधर्म बोल दीजिए, नियम बोल दीजिए, रूल बोल दीजिए, ठीक है, एक ही बात है। अब ये जो है प्रॉपर्टी जो है समांतर श्रेणी की जो है एपी की, वो क्या काम आने वाली है? कई बार आप लोग क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या है कि फंस जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। ठीक है, तो अगर आपको जो है ये प्रॉपर्टीज़ अगर याद है, ठीक है, इनका आपको थोड़ा सा भी एनालिसिस आपने ढंग से कर रखा है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग जो है वो प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चन में यूज होती है, क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है भाई, और जल्दी करने के लिए। तो आज हम लोग जो है समांतर श्रेणी के सारे जो है वो गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ नोट करिए और समझते चलिए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं भाई आज समांतर श्रेणी के गुणधर्म। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, समांतर श्रेणी के गुणधर्म। तो देखो क्या क्या रूल होते हैं समांतर श्रेणी के। सबसे पहला अपने प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन, ए बी सी अगर इन एपी में है, यानी इनका सभी का सारांतर क्या है? सेम है, ए बी सी का। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो सारांतर समान आना चाहिए। और ऐसे भी आप लोग जानते हो ए बी सी अगर इन एपी है तो टू बी बराबर क्या होता है? ए प्लस सी। बी क्या होता है? ए और सी का एवरेज होता है, समांतर माध्य होता है। ए बी सी इन एपी है, तो मैं यहाँ तीन चीज़ आपको बताऊँगा कि इनमें ए बी सी जो प्रत्येक पद है, मैंने तीन ही पद लिए हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ए बी सी ए पी में है तो इसमें कोई मान लो अचर संख्या आपके पास में के है, कोई कांस्टेंट के है, तो उसको जोड़ दें प्रत्येक पद में, बी प्लस के और सी प्लस के। ठीक है, तो भी ये क्या होगा? इन ए पी होगा भाई। तो ये भी क्या होगी? समांतर श्रेणी में होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ए बी सी इन ए पी है, मैंने तीन ही पद लिए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई कांस्टेंट अगर जोड़ दिया जाता है तो बनने वाली जो एक न्यू श्रेणी आएगी आपके पास में, ठीक है, वो भी क्या होगी? एक समांतर श्रेणी में होगी। अब मान लीजिए ए बी सी इन ए पी है, अगर इसके प्रत्येक पद में से, ठीक है, एवरी टर्म में से आप लोग माइनस कर दोगे कोई भी कांस्टेंट नंबर को, किसी अचर संख्या को माइनस कर दोगे, मान लो के को ही माइनस कर रहे हैं, ए में से के माइनस कर दिया, बी में से भी के माइनस कर दिया, सी में से भी के माइनस कर दिया, तो बनने वाली ए माइनस के, बी माइनस के और सी माइनस के जो श्रेणी होगी नई, वो भी क्या होगी? समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी देखो, प्रत्येक पद को, ये वाली जो एपी है, इसके प्रत्येक पद को आप किसी अचर संख्या से गुणा कर दो तो भी बनने वाली नई श्रेणी क्या होगी? एपी में होगी। तो देखो इसको कैसे गुणा कर रहा हूँ प्रत्येक पद को, तो बी के एंड सी के, ये भी किस में होगी बेटा? एपी में होगी। ठीक है, बस शर्त यह है कि के का मान जो है यहाँ पर जीरो नहीं लोगे गुणा में, ये ध्यान रखना। यहाँ आप ले सकते हो जीरो फर्स्ट वाली में, इसमें नहीं ले सकते आप। और ए बी सी अगर इन ए पी है तो इसको अगर किसी अचर संख्या से आप डिवाइड कर दोगे, भाग दे दोगे, मान लो के से प्रत्येक पद को भाग दे दें, तो जैसे ए बटा के एंड बी बटा के एंड सी बटा के, तो बनने वाली ये जो नई श्रेणी आई है वो भी क्या होगी बेटा? ए पी में होगी। तो ये तीन चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे और यहाँ पर के का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी किसी अचर संख्या से आप गुणा करोगे तो वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ना ही जीरो का भाग देना है अपन को। ठीक है भाई, क्योंकि जीरो का आप भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक एपी अपने पास में, जैसे 4, 6, 8 और 10, ये एक क्या है? एपी में है कि नहीं है? देखो 6 में 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया तो 2। प्रत्येक में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सार अंतर आ रहा है, वो क्या आ रहा है? 2 2 का आ रहा है। तो प्रत्येक में 2 2 का गैप है एवरी टर्म में, तो ये क्या है? एपी है। अब देखो मैं पहला केस क्या लेना चाह रहा हूँ यहाँ, कि इसमें मैं प्रत्येक पद में +2 जोड़ रहा हूँ। 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, 8 में 2 जोड़ा तो 10 और 10 में 2 जोड़ा तो 12। अब इनमें क्या गैप सेम है? 8 में से गया तो देखो 2, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 10 गया तो 2। तो ये बनने वाली जो नई श्रेणी है ये भी किस में है बेटा? अपने पास एपी में है। तो किसी अचर संख्या को अपन ने जोड़ा है। ठीक है, अब मैं आपसे यूँ कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी अचर संख्या को
अगर इसके प्रत्येक पद में अचर संख्या को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर जैसे मान लो एक ले लिया मैंने, तो एक को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ प्रत्येक पद में। जैसे 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 1 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो 7, 10 में से 1 गया तो 9। अब इनका डिफरेंस देखो बेटा, 5 में से 3 गए तो 2, 7 में से 5 गए तो 2, 9 में 7 गए तो 2। तो प्रत्येक में जो है डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो यानी ये भी क्या है, एक एपी है। तो बनने वाली जो नई श्रेणी है वो भी क्या होगी, एपी होगी। ठीक है। तीसरा केस देखो अपने पास में क्या है, अपन 3 से गुणा कर दें, किसी अचर संख्या से गुणा कर रहे हैं कॉन्स्टेंट से। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट नंबर है 3, 4 का 3 में गुणा कीजिए बेटा, 4 में 3 का गुणा करो तो 12, 6 में 3 का गुणा 18, फिर 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 18 में से 12 गए तो 6, 24 में से 18 गए तो 6, 30 में से 24 गए तो 6। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, सार्वंतर कितना आ रहा है बेटा, कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। तो ये भी एक नई बनने वाली जो नई श्रेणी है भाई, इसके प्रत्येक पद को 3 से गुणा किया तो नई श्रेणी बनी, तो ये भी क्या है, एपी में है। ठीक है, आगे देखिए, अपन क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पद को अब मान लो 2 से भाग दे रहे हैं, किसी कांस्टेंट नंबर से भाग दे देते हैं। तो इन सब में 2 का भाग लगाओ, तो इसमें 2 का भाग लगाया 2, 6 में 2 का भाग लगाया 3, 8 में 2 का भाग लगाया 4, 10 में 2 का भाग लगाया 5, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया तो 1। तो एवरी टर्म में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 1 1 का आ रहा है बच्चे। इनमें गैप कितने का आ रहा है, 1 1 का आ रहा है। यानी कि जो ये सारी की सारी जो नई श्रेणियाँ बन रही है, एक बार किसी को अचर से जो है जोड़ रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, फिर गुणा कर रहे हैं और भाग दे रहे हैं। ठीक है, किसी श्रेणी में, तो बनने वाली जो नई श्रेणी होगी वो भी किस में होगी बच्चे, एपी में होगी। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ आपके समझ में आ गई। तो किसी भी एपी में आप किसी भी अचर संख्या से जोड़ो, घटाव करो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड करो, तो बनने वाली जो न्यू श्रेणी होगी आपके पास में, नई एपी बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगली प्रॉपर्टी देखिए भाई, दूसरा गुणधर्म क्या है कि आपके पास में एक समांतर श्रेणी है, मान लो T1, T2, T3, फिर डॉट 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 Tn तक है, पहले पद से लेकर n पदों तक ये एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है। तो अगर दूसरा पद है इससे एक कम हो रहा है, तीसरा पद है तो इससे कम एक हो रहा है, तो दूसरा पद मिल रहा है। तो अगर इससे पहला वाला पद निकालेंगे तो इसमें से एक कम करेंगे, इससे पहले वाला पद निकालेंगे तो इसमें से एक कम कर देंगे, तो T-2 हो गया। समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक बात। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, पहले वाला पद और अंत वाला पद, लास्ट वाला पद, यानी पहले से और लास्ट वाले पद से बराबर दूरी वाले जो पद होंगे उनका जो योग होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा बच्चे। ठीक है, और वो जो किसके होगा बराबर, वो पहले और अंतिम पद, पहले और अंतिम पद के योग के बराबर होगा। तो किसी भी समांतर श्रेणी में पहले एवं अंत से बराबर दूरी वाले जो पदों का योग होगा वो एक अचर नंबर होगा, और वो जो किसके बराबर होगा, पहले और अंत लास्ट वाले पद के योग के बराबर होगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे T1 प्लस Tn, ये तो है ही। अब इससे एक दूरी पे ये है और इससे एक दूरी पे इधर ये है, तो इसका और इसका योग किसके बराबर होगा, T1 प्लस Tn के बराबर होगा। अब इससे देखो लास्ट से तो ये रहा दो पद छोड़ के, ठीक है, लास्ट से अगर दूसरे पे चलेंगे तो इधर से भी दूसरे पे चलेंगे, तो T3 प्लस Tn-2, तो ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, पहले और लास्ट पद के योग के बराबर होगा। तो व्यापक रूप में आप कैसे लिख दोगे किसी भी पद को, कि प्रारंभ से और अंत से बराबर दूरी वाले पद, तो प्रारंभ से तो ये रहा और अंत से बराबर दूरी वाले जो पदों का योग होगा वो पहले और लास्ट वाले पद के योग के बराबर होगा, और ये भी किसके बराबर होगा, अचर के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। देखो ये मैंने कैसे लिखा है इसका व्यापक रूप दूसरी प्रॉपर्टी का, जैसे T1 है और यहाँ n है, तो ये तो सबके बराबर होगा ही इनका योग। तो अब यहाँ 2 है तो एक कम आ रहा है, यहाँ 3 है तो फिर एक कम आ रहा है। तो इसी प्रकार से मैंने जैसे इसको क्या माना, इसको मैंने क्या मान लिया, तो इधर क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो देखो k में से एक कम कर दिया। इसी तरीके से, और k का मान जो है 1 2 3 डॉट 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 n, k बिलोंग्स टू n चलेगा। आगे बात समझ में आपके। देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो है बेटर तरीके से इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में 2 4 6 8 10, देखो आपके पास में जैसे मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है, 2 4 6 8 10 12 14, अब ये दो का गैप आ रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी एपी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ एग्जाम्पल लेके, कि देखो प्रारंभ से और लास्ट से बराबर दूरी वाले पद, तो फर्स्ट से एक दूरी पे ये रहा और इधर से एक दूरी पे ये रहा, तो इनका योग कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और ये किसकी योग के बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। इसी प्रकार 6 और 10 16 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी में क्या होगा, बराबर दूरी वाले, देखो 1 2 3, तो फिर इधर से भी 1 2 3, तो इनका योग भी 16 आ रहा है, इनका योग भी 16 आ रहा है, इनका योग भी 16 आ रहा है।
तो शुरू से और लास्ट से बराबर दूरी वाले पदों का जो योग होता है वो एक अचर होता है और जो फर्स्ट और लास्ट पद के योग के बराबर होता है। इतनी सी जो है ये प्रॉपर्टी है। आगे बात समझ में आपके। नेक्स्ट देखिए भाई प्रॉपर्टी, या आपके पास में एक समांतर श्रेणी है, मान लो T1 T2 T3 डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास में T8 तक दे रखी है, T1 से लेके T8 तक 8 पद हमको मान लो यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रत्येक पद होगा केवल प्रथम पद को छोड़कर उससे समान दूरी पर स्थित दो पदों के योग का जो होगा वो आधा होता है। देखिए बच्चे, प्रथम पद को छोड़ दो आप, तो T2 जो होगा इससे समान दूरी पर इधर T1 है और इधर T3 है, ठीक है। एक छोड़ के इधर और एक इधर, तो T2 का जो मान होगा वो T1 प्लस T3 का आधा होगा, ठीक है। जैसे मैंने T3 का मान निकालना है तो T2 प्लस T4 का आधा कर सकते हो, या फिर T3 से अगर इधर दो पद लोगे तो T3 से इधर भी दो पद लेने पड़ेंगे, T1 प्लस T5 बटा 2। अगर मान लो T5 का मान मुझे निकालना है तो कई तरीक़ों से मैं निकाल सकता हूँ। देखो, इससे एक दूरी पर पद ये रहा T4 और T6, तो इन दोनों के योग का आधा हो सकता है। इससे दो दूरी पर ये रहा, इससे दो दूरी पर ये रहा, तो T3 प्लस T7 का योग का आधा हो सकता है। फिर T5 का मान ही मुझे निकालना है मान लो, तो इससे 1 2 3 आगे ले लिया और इससे भी 1 2 3 पीछे ले लिया, तो T2 प्लस T8 का योग का आधा हो सकता है T5 का मान। तो इस तरीके से जो है किसी भी समांतर श्रेणी का जो होगा प्रत्येक जो पद होगा वो प्रथम पद को छोड़कर उससे समान दूरी पर स्थित दो पदों के योग का आधा होता है बेटा, ठीक है। इसका जनरल टर्म देखो कैसे लिखोगे, व्यापक फॉर्म देखो इसकी कैसे है। तो इसका जो है व्यापक रूप देखो कैसे लिखोगे। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ ले लिया T 3 की जगह मैंने K ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये K है, तो इसमें से कितना कम हो रहा है, इसमें से 2 कम हो रहा है और इधर 2 जुड़ रहा है। तो अगर ये Tk है तो इसमें से एक m कम हो जाएगा और एक m ही जुड़ जाएगा और 2 का भाग लग जाएगा। तो k का मान 2 3 4 लेंगे, क्योंकि पहला पद तो आप ले नहीं सकते हो ना T1, तो प्रथम पद को तो छोड़ना है अपन को, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू जो है बेटा आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो देखो आपके पास में एक, जैसे मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है, ये इसमें 8 8 का गैप है बेटा, ये क्या है, AP है। अब इसमें कोई सा भी पद आप लोग ले लीजिए, जैसे 16 है तो 16 जो इससे समान दूरी पर, इससे समान दूरी और इससे समान दूरी पर योग का आधा होना चाहिए। इस 16 से एक इधर है और एक इधर है, पीछे जाओ और एक आगे जाओ, तो 24 और 8 कितना 32, 32 का आधा करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में आपके। इसी प्रकार मान लो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया जैसे 32, तो 32 देखो 24 प्लस 40 इन दोनों का योग करोगे तो कितना आएगा बेटा, 64 आएगा। 64 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर 32 से 2 पद कम लो, 2 पद आगे बढ़ो, ठीक है, 2 दूरी इधर 2 दूरी इधर चलनी है, तो इसका और इसका योग करो, 48 और 16 का योग करोगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। फिर आगे चलो, इससे 3 पद इधर ले लो और इससे 3 पद इधर ले लो, 56 और 8 इसका योग करो, 64, 64 में 2 का भाग लगा दो, कितना आएगा, 32 आएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमारी ये है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको कई बार जो है मान लो किसी के बीच में मान दे रखे हैं नहीं दे रखे हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी का यूज करके जो है उसका मान निकाल सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चे, अगला गुणधर्म देखो कि किसी समांतर श्रेणी में एक फिक्स अंतराल पर लिए गए जो पद भी हैं वो भी क्या होंगे, AP में होंगे। किसी समांतर श्रेणी में एक निश्चित अंतराल पर लिए गई जो टर्म्स है वो भी क्या बनाएगी, एक AP बनाएगी। देखो कैसे, पहले मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, फिर इसका जो है इधर व्यापक रूप देखेंगे। देखो मैंने जैसे लिया 1 से स्टार्ट किया, मान लो मैंने 1 के बाद में 5 आ गया, तो ये तो AP बन ही रही है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा। अब मैंने एक एक पद छोड़ के ले रहा हूँ मैं, 1 के बाद में 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, ठीक है। तो ये क्या AP बना रही है क्या, देखो 4 का डिफरेंस आ रहा, 5 और 9 4, 9 और 4 13, 13 और 4 17, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा, D बराबर 4। तो ये एक जो 1 5 9 13 और 17 ये क्या बन रही है, एक नई AP बन रही है आपके पास में, यानी कि T1 T3 और ये T5 ये भी एक AP बनाएंगे। आगे इसी तरह से चलते जाएंगे, ठीक है, T1 T3 T5 और ये T7। अब देखो अगला, जैसे मैंने एक पद छोड़ा था, अब 2 2 पद छोड़ के लो। 1 के बाद में जैसे मैंने लिया बच्चे 7 लिया, 7 के बाद में 13 लिया, 13 के बाद में डायरेक्ट मैंने जो है 2 पद छोड़ने हैं अपन को, तो
19 लिया, ठीक है। तो देखो 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 में 6 जोड़े 13, 13 में 6 जोड़े 19, तो डी बराबर यहाँ सार्वंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखो ये T1 फिर कितना आ जाएगा, चौथा पद, T1 के बाद में T4, फिर देखो 5 6 7, फिर ये आ जाएगा T7, इस तरह से आ रहा है। अब इसके बाद में देखो अपने 2 पद छोड़ के लिए, अब आप मान लो 3 3 पद छोड़ के लो। एक के बाद में मैं लेना चाह रहा हूँ डायरेक्ट 9, 9 के बाद में मैं लेना चाह रहा हूँ 3 पद छोड़ने अपन को, तो ठीक है। 9 के बाद में डायरेक्ट मैं लेना चाह रहा हूँ 17। तो देखो 1 में 8 जोड़ा तो 9, 9 में 8 जोड़ा तो कितना, 17। तो डी, तो अगली श्रेणी क्या बनी, नई वाली 1 9 17, आगे से ऐसे चलती जाएगी 8 8 पद जोड़ जोड़ के, ठीक है। तो ये T1 है अगर, तो ये कितना है 1 2 3 4 5, तो ये T5 है, फिर T6 T7 T8 और T9, और ये T9। इसी तरह से ये अपने 3 श्रेणियाँ एक तरह से बना चुके हैं अपन, इसी तरह के आगे चलता जाएगा बेटा। ये भाई 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, इस तरह चलेगा। फिर 1 में 3 जोड़े 4, 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 3 जोड़ा तो T10वां पद आ जाएगा। फिर देखो 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, तो T13 पद आ जाएगा। इसी तरह आगे ये चलता जाएगा, ठीक है। अब इसी को देख के अपन जो है इसका व्यापक रूप बनाएंगे भाई, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो 1 ले लिया मैंने, दिख रहा तुम्हें 1, एक की जगह मैंने n ले लिया, ठीक है। तो Tn मैंने मान लिया। फिर देखो n प्लस m, एक में क्या जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, तो n प्लस m मान लो, m को 2 मान लिया। अब 2 का दुगना जो है, दुगने में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ रहा, ठीक है भाई। 1 में 2 जोड़ा यानी 1 में m जोड़ दिया तो ये वाला पद मिल जाएगा, ये तो Tn हो गया। और इसमें 2 जोड़ दिया यानी m जोड़ दिया, Tn प्लस m हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये Tn प्लस m आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, जो m का मान जो 2 था भाई, इसमें 2 जोड़े तभी तो क्या है, तो उस 2 का क्या करोगे, दुगना करोगे और 1 में जोड़ दोगे यानी n प्लस 2m, तो T5 मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ रख के देखो, कोई सा भी ले लो, 1 रखो तो 1 रखोगे और एक m की जगह 2 रखोगे तो 1 और 3 हो जाएगा ये T1 T3। फिर m की जगह 2 लिखा आप लोगों ने, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5। ऐसे बन रही है कि नहीं बन रही। तो ये समांतर श्रेणी का एक गुणधर्म है। अगला गुणधर्म देखिए भाई 5वें नंबर का, कि किसी त्रिभुज है ABC है, उसकी भुजाएं ABC, ठीक है। किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC है, वो अगर मान लो AP में है, तो देखो उस त्रिभुज के जो कोण होंगे उनका हाफ A/2 B/2 और C/2, ठीक है, वो क्या होंगे, उनका कोट A/2 कोट B/2 और कोट C/2, ये भी क्या होंगे, AP में होंगे। देखो इसको मैं थोड़ा सा एक प्रूफ करके बताता हूँ। जैसे कि मान लो इसकी जगह में बेटा 3 ले लूँ और इसकी जगह भी मैं 3 ले लूँ और इसकी जगह भी 3 ले लूँ, तो ये तो बराबर हो गई। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, संभव त्रिभुज बन गया। तो संभव त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 का, ये भी 60 ये भी 60। तो यहाँ पर देखो सभी 60 60 हैं क्या, 60/2 60/2 60/2, तो ये बन जाएगा कोट 30 और ये बन जाएगा अपना कोट 30, ये बन जाएगा कोट 30। अब आपको पता है अगर ये AP में है तो इसका दुगना जो होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। कोट 30 का मान कितना होता है, √3 √3 और √3, तो इसका दुगना इन दोनों के योग के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी सही है। और इसका दुगना भी देखो इन दोनों के योग के बराबर है, 3 का दुगना 6, 3 + 3 6, क्योंकि ABC अगर AP में है तो 2B बराबर क्या होता है बेटा, A + C होता है। आगे बात समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ABC इन AP, तो कोट A/2 कोट B/2 कोट C/2 ये भी AP में होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए भाई समांतर श्रेणी की। देखो अगला रूल है समांतर श्रेणी का 6ठे नंबर का, अगर ABC जो है समांतर श्रेणी में है तो ये जितने भी हैं, जितने भी मैंने इनकी ये प्रॉपर्टियाँ लिखी हुई है बच्चे, ये भी क्या होंगी, सारी की सारी समांतर श्रेणी में होंगी। तो ये आपको सबको ध्यान रखना है। तो देखो आप इनको सबको रटना नहीं है, मैं आपको एक अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा, क्योंकि जब आपने मुझ पर अगर भरोसा किया है, ठीक है, तो बढ़िया ही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ रटाऊंगा नहीं मैं आपको, ठीक है। रटने का काम अपने पास यही नहीं है भाई, ठीक है। तो आप देखो इसको कैसे करोगे। ABC इन AP में है, यानी A को मैं 1 मान लूँ, इसको मैं 2 मान लूँ और इसको मैं 3 मान लूँ। A का मान 1, B का मान 2 और C का मान 3। तो ABC अगर AP में है तो 2B बराबर कितना होता है बेटा, A + C होता है। ये तो आपको पता है, आइए बात समझ में। यानी 2 का दुगना 1 + 3 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही है, मतलब हमारा माना हुआ, ठीक है। तो अब इन सब में आप लोग जो है अगर ABC AP में है तो 1/BC 1/C और 1/AB, ये भी क्या होगा, AP में होगा। A²
फिर ए बी और ए सी, ये भी ए पी में होगा। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये भी ए पी में होगा। ठीक है, वो देखो कैसे होगा ए पी में, मैं आपको बता देता हूँ। बी प्लस सी तो 2 + 3 कितना 5, सी प्लस ए 3 और 1 4, और ए प्लस बी 1 और 2 3। तो देखो इसका दुगना 5 4 3 ए पी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। देखो कैसे चेक करोगे बेटा इसको, 4 का दुगना 8 और 5 और 3 के योग के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या है, या तो ये दे रखे होंगे और ये पूछेगा, या फिर ये दे रखा होगा तो ये पूछेगा। वो पूछेगा एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है, बताओ। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी, ये भी एपी में होंगे। अब इसका देखो स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, ये भी एपी में होगा। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो, ये भी एपी में होगा। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो, ये भी एपी में होगा। ठीक है, अब देखो बी सी माइनस ए का स्क्वायर, सी ए माइनस बी का स्क्वायर और ए बी माइनस सी का स्क्वायर, ये भी किस में होंगे, ए पी में होंगे। ठीक है, अब देखो आप ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी और बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये भी ए पी में होंगे। ठीक है, देखो यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक ये सारे एक जैसे ही बनते जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो एक अगर याद है तो सारा याद है मतलब। ठीक है, फिर चलो आप लोग ए बी प्लस सी बटा बी सी और बी इंटू सी प्लस ए बटा सी ए और सी इंटू ए प्लस बी बटा ए बी, ये भी किस में है, ए पी में है। देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करके आप लोग लिखना चाहो तो इसको और आगे सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो। ए बी का बी से बी कट गया, क्योंकि बी सी का भाग इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, तो 1 बटा सी प्लस 1 बटा बी। ठीक है, बी सी से सी कट गया, 1 बटा ए और 1 बटा सी, इधर ए से ए कट गया। फिर आगे चलो सी, ए से ए कट गया 1 बटा बी और इधर बी से भी कट गया 1 बटा ए, तो ये भी क्या होगा, ए पी में होगा, अगर इस तरह से आपको दिख जाए तो। ठीक है, और अगर आपको इसका कहना है कि सर हमको तो इसका प्रूफ चाहिए, तो भाई साहब एक ही प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी है, क्योंकि प्रूफ आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं भाई। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव पेपर की जो है वो तैयारी कर रहे हो बेटा, तो आपको प्रूफ से क्या लेना देना है, हैं? नहीं आई समझो मेरी बात। देखो आपको जो है मेरे से ये नहीं पूछना है कि क्यों आया, कैसे आया, क्यों आएगा, कब आएगा, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आपको ये पूछना है कि और कितना जल्दी होगा ये, और इसको कितना जल्दी अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये ही सिर्फ आपको पूछना है इसमें। ठीक है, कि इसको कितना जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता है इसको क्वेश्चन को। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। प्रूफ के चक्कर में मत पढ़ो, प्रूफ पढ़ना है तो नेट है, गूगल है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी भाई, किताबें हैं। ठीक है, वो सारी भरमार पड़े हुए हैं चीज़ें, ग्रंथ के ग्रंथ पड़े हुए हैं। ठीक है, आप उनमें देख लो, कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है भाई, तो देखिए एक प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ, अगर 1 बटा बी सी, 1 बटा सी और 1 बटा ए बी अगर ये ए पी में है, ठीक है, तो देखो इसका दुगना इसके योग के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 1 बटा बी सी और 1 बटा ए बी, 1 बटा बी सी प्लस 1 बटा ए बी। ए बी सी में क्या ले लूँ, लघुत्तम ले लूँ, बी सी से बी सी कट गया, कितना आएगा ए, और ए बी से ए बी कट गया, कितना आएगा सी। अब ए बी सी अगर इन ए पी में है तो 2b बराबर क्या होता है, ए प्लस सी होता है, तो ए प्लस सी का मान कितना है, यहाँ पर 2b लिख दें और ए बी सी। ठीक है, तो b से b कट गया, कितना आ गया 2 बटा ए सी। तो इन दोनों का योग इसके दुगने के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तो यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो भी किस में है, ए पी में। ये इतना सा प्रूफ हो गया। इसी तरीके से सारे प्रूफ करने हैं सिंप्लीफाई कर करके इनको। ठीक है, आगे बढ़ो। पहले देखो 10वीं प्रॉपर्टी देखो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन ए पी में है, यानी कि 1 25 और 49, ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ 1 2 3 मारने से कहा नहीं चलने वाला है बेटा। ठीक है, तो 1 25 और 49, तो 1 और 49 50 और 25 का दुगना 50 आ ही रहा है। ठीक है, यानी 2b बराबर ए प्लस सी, यानी 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर ये ए पी में है तो आ रहा है। तो अब देखो ए का मान हमारे पास में क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे ए का मान 1 निकलेगा, बी का मान जो है बेटा यहाँ पे 5 निकल जाएगा, और सी स्क्वायर बराबर 49 है तो सी का मान 7 निकलेगा। ठीक है, अब ए बी सी के जो मान यहाँ पे रखोगे आप लोग, तो ये भी ए पी में आएगा और ये भी ए पी में आएगा। ये कब आएगा, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर ए पी में है तब। ठीक है, तो 90 नंबर की प्रॉपर्टी देखो बेटा, अगर ये चीज़ ए पी में है तो इफ़ का मतलब समझते हो, यदि और केवल यदि। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये भी किस में होंगे बेटा, ए पी में होंगे।
आगे बात समझ में आपके? भाई अगर ये चीज़ एपी में है तो ये चीज़ एपी में है, अगर ये है तो ये एपी में होगा, दोनों तरफ से। इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। देखो अब मैं इसमें यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी का मान क्या लूँ? ए का मान तो मैं क्या लूँ बेटा, 1 ले लूँ, बी का मान मैं ले लूँ 25 और सी का मान मैं ले लूँ 49। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ए का मान 1 ले लूँगा, बी का मान 25 ले लूँगा और सी का मान जो है 49 ले लूँगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको? यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर, फिर यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ 7 का स्क्वायर। इसी तरीके से होगा तो 1 25 49, यह आ जाएगा 1 25 और 49। तो ये देखो आप लोग 25 का दुगना 1 + 49 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एपी में आ रहा है। और इधर ये भी जो चीज़ है, ये चीज़ें रखोगे आप लोग जब एबीसी की वैल्यू, तो ये भी एपी में आएगा। आगे बात समझ में आपको? अब देखो 90वें नंबर की प्रॉपर्टी और 10वें नंबर की प्रॉपर्टी, इनका गुरु ये है 11वें नंबर का। ठीक, अगर एन बराबर क्या रख दूंगा बेटा, मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2/2 2/2 सब कैंसिल हो जाएगा कट के, तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अगर एन बराबर में 2 रखता हूँ तो ये वाली प्रॉपर्टी बनेगी 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1/a प्लस बी, ए पी में होगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में होगा। ठीक है, और अगर मैं एन बराबर 1 रख दूँ तो ए बी सी क्या होंगे? ए पी में होंगे। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी बढ़ेगी 1/2 मतलब अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, फिर अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए, फिर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। आगे बात समझ में आपके? ठीक है, तो इस तरीके से ए की पावर एन और बी की पावर एन और सी की पावर एन अगर समांतर श्रेणी में है तो ये वाली जो चीज़ होगी वो भी किस में होगी? समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये समांतर श्रेणी में होगी। इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि। ठीक है, ये लगा हुआ चिन्ह। अब देखो log के बी log के सी, ठीक है, इन एपी है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। अगर ये एपी में है बेटा तो इसका दुगना इन दोनों के योग के बराबर होगा। देख लीजिए, तो 2 log बी बराबर log ए प्लस log सी। तो ये घात जब ऐसे आगे होती है log के तो ये इधर चल जाती है, बी स्क्वायर बराबर log m प्लस log n, तो m log mn हो जाता है, इनका गुणा हो जाएगा log a इंटू सी। log से log कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा? बी स्क्वायर ए सी के बराबर आ गया। और जब बी स्क्वायर अगर ए सी के बराबर आ चुका है बेटा तो ए बी और सी ये किस में होंगे बेटा? इन जी पी होंगे। किस में होंगे? ये जी पी में होंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ ए पी नहीं होगा। अगर ये ए पी में है तो ए बी सी किस में होंगे? जी पी में होंगे। ये ए पी में है अगर तीनों तो क्या आएगा बेटा? बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा। और ए बी सी किस में होंगे? जी पी में होंगे। तो ये जो है समांतर श्रेणी के कुछ जो है बेटा गुणधर्म हम लोगों ने आज पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के जो है बेटा सारे गुणधर्म हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एग्जाम में अगर आपके आए तो आपको इसी तरीके से ए बी सी को 1 2 3 मान के और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो तो इस तरीके से आप लोग मानोगे 1 25 49। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको करना है वैल्यू पुटिंग मेथड से। इस तरह से लंबे लंबे मेथड से हमको नहीं करना है भाई। ठीक है, तो भाई आज हमारा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टॉपिक चल रहा था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसकी सभी चीज़ें बता दी थी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप भी आपको बता दिया था। ठीक है, उसके सम ऑफ सीरीज बता दी थी मैंने, समांतर श्रेणी की योगफल निकालना सिखा दिया था, कोई सा भी अन्वय पद मैंने निकालना सिखा दिया था। ठीक है, समांतर माध्यम मैंने सिखाया था, समांतर श्रेणी के गुणधर्म मैं बता चुका हूँ और बहुत सारे जो है बेस्ट क्वेश्चन भी और PYQ भी हमने जो है बच्चे किए थे। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो आप पढ़ते रहिए, रिविज़न करते रहिए। इसके बाद में एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसका आप लोग जो है वो रिवीजन करते रहिए। इसी में मैंने सारे जो है बेस्ट जो है टॉपिक आपको पढ़ा दिए थे, तो आप इनका बार बार रिवीजन करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें बेटा। ठीक है, और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और नए टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।